नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन कुमार गौरव सर वाली क्लास का रिवीजन रहेगा जो कि 20 जनवरी 2024 करंट अफेयर से संबंधित है। मेरी क्लास को देखने से पहले आप कुमार गौरव सर की क्लास को जरूर अटेंड करें क्योंकि मेरी क्लास का पर्पज ओनली आपका जल्दी रिवीजन करवाना है। तो मेरे साथियों, हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लेस ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किसने किया है? तो मेरे साथियों, ये परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने। हेल 523 परमाणु क्षमता से ये लेस ड्रोन है। नॉर्थ कोरिया ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है और जेजू द्वीप पर इसका परीक्षण किया है। और मेरे साथियों, हेल 523 इसका अर्थ क्या है? सुनामी, उन पर छिपकर पानी से हमला करना। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को बनाया जाता है। सुनामी का मतलब होता है तट की ओर उठने वाली लहरें और साथ में भूकंप का आना भी जरूरी होता है। और मेरे साथियों, अभी हाल ही में जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप भी आया था। वरुणास्त्र क्या है? हेवी वेट टॉर्पीडो है जो कि पानी में अटैक करने वाली मिसाइल है। आईएनएस विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और जिसको 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से लॉन्च किया गया था। आगे देखिए, गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो मेरे साथियों, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है और ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। अभी हाल ही में टाइटैनिक का मलबा देखने गई कौन सी पनडुब्बी डूब गई है? तो मेरे साथियों, टाइटन पनडुब्बी डूब गई है और इस पनडुब्बी का निर्माण ओशन गेट कंपनी ने किया था। समुद्रयान में किस पनडुब्बी का प्रयोग किया जाएगा? तो मेरे साथियों, समुद्रयान में मत्स्य 6000 पनडुब्बी का प्रयोग किया जाएगा और इसका जो मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मेरे साथियों, ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है और ये बोइंग कंपनी यूएसए विमानन कंपनी है। बोइंग कंपनी का यूएसए के बाहर सबसे बड़ा निवेश भारत में होने जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या होगा? विमानन क्षेत्र में अगली पीढ़ी के विमान तैयार करना। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसमें महिलाओं की विमानन क्षेत्र में भागीदारी होगी। आगे देखिए, कर्नाटक में भैंसों की दौड़ को क्या कहते हैं? तो मेरे साथियों, कर्नाटक में भैंसों की दौड़ को कंबाला जो कि कीचड़ में दौड़ होती है। मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा त्योहार क्या कहलाता है? नाडा हब्बा कहलाता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में है। इसे गरसपा भी बोला जाता है। कॉफी का पौधा सर्वप्रथम भारत में कहाँ लाया गया था? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है और ये लोहे के लिए भी विख्यात है। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में ब्राजील में होता है जबकि भारत में कर्नाटक में होता है। यश गान किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो मेरे साथियों, ये कर्नाटक का है। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची करे को जीआई टैग मिला है? तो मेरे साथियों, ये गुजरात को मिला है। आगे देखिए, जीआई टैग क्या होता है? इसका मंत्रालय मंत्रालय कौन सा है? तो मेरे साथियों, इसका मंत्रालय है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। और इसका एक्ट कौन सा है? 1999 और 2003 को लागू हुआ था और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था। गुजरात के 2 फल को जीआई टैग मिल चुका है, एक है गिर केसर आम और एक अभी मिला है कच्ची करे खजूर। और मेरे साथियों, धोलावीरा जो कि गुजरात का 40वां विश्व धरोहर है। माटीकला महोत्सव ये गुजरात में मनाया गया। उत्तरायण व पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया। 24/7 सौर ऊर्जा गांव मोढेरा गांव गुजरात है और बेस्ट टूरिस्ट विलेज धोरेड़ो गांव ये भी गुजरात में स्थित है। आगे देखिए, फल जिनको जीआई टैग मिला है और कौन कौन से फल है जिनको जीआई टैग मिला है? साई लीची जो कि बिहार की है, सी बकथॉर्न जो कि लद्दाख का है, कम्बम अंगूर जो कि तमिलनाडु का है और कारी इसादी आम जो कि कर्नाटक के हैं। कलारी का संबंध किस राज्य से है? तो मेरे साथियों, कलारी जम्मू कश्मीर का पनीर है। अरुणाचल प्रदेश के अभी हाल ही में किस पनीर को जीआई टैग मिला है? तो ये चुरपी याक पनीर है। गुजरात के किस नृत्य को अभी हाल ही में यूनेस्को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया है? तो मेरे साथियों, गरबा डांस जो कि 15वें नंबर का अमूर्त धरोहर सूची में शामिल हो चुका है। अभी हाल ही में किस राज्य की बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। अभी हाल ही में किस राज्य की उस्तकला को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान बीकानेर की उस्तकला को जीआई टैग मिला है। आगे देखिए, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र आईआईसीजी कहाँ लॉन्च हुआ है? तो मेरे साथियों, ये लॉन्च हुआ है केरल, कोच्चि और मक्कर विलेज में। आईआईसीजी इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर इसकी फुल फॉर्म होती है और इंडियन गवर्नमेंट और केरल गवर्नमेंट इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और इसमें सहायता कौन करेगा? टाटा इसकी सहायता करेगा। ग्राफीन का मतलब क्या होता है? ग्रेफाइट का एक पार्ट जो कि हीरे से भी ज्यादा कठोर होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या कुचालक? तो मेरे साथियों, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और हीरा कुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में किया जाता है तथा पेंसिल का जो ब्लैक पार्ट होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। आगे देखिए, हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है? तो मेरे साथियों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे टीआईआर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं।
रेगिस्तान में मरीचिका और प्रकाशीय तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र भारत में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हैदराबाद में शुरू हुआ है और 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया था और 2024 को ऊंट वर्ष घोषित कर दिया है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, चारकोल में से कार्बन का कौन सा अक्रिस्टलीय अपरूप है? तो मेरे साथियों, जो क्रिस्टलीय है उनकी आकृति निश्चित होती है, तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन ये क्रिस्टलीय होते हैं और कोक, कोयला और चारकोल ये अक्रिस्टलीय होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे साथियों, आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का महानिदेशक घोषित किया है। तो मेरे साथियों, एसएसबी की स्थापना 1963 में 1962 भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इसका उद्देश्य है नेपाल भूटान सीमा को सुरक्षित करना। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने मार्गरेट आल्वा को हराया था और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में आते हैं। महान्यायवादी आर वेंकटरमणि, और ये इसका अनुच्छेद कौन सा है? 76, और ये देश का सबसे बड़ा वकील होता है। महान न्यायवादी संसद में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया, जो कि भरतपुर से बिलोंग करते हैं। सीआईएसएफ प्रमुख ये कौन है? आईपीएस नीना सिंह है, जो कि फर्स्ट महिला सीआईएसएफ प्रमुख बनी है। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी और इसके प्रमुख कौन है? राकेश पॉल। आगे देखिए, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, जो कि आईएएस का सर्वोच्च पद। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक पहली महिला महानिदेशक बनी है और बीएसएफ के प्रमुख कौन है? आईपीएस नितिन अग्रवाल हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी और 1 दिसंबर 2023 को बीएसएफ ने 59वां स्थापना दिवस मनाया था। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मेरे साथियों, ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और स्वराज मैदान में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा हुआ है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होगी और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 206 फीट होने वाली है, जिसमें 81 फीट का प्लेटफॉर्म होगा और 125 फीट की प्रतिमा होगी। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र में है और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये यूएसए में है। आगे देखिए, स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की है और ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट, जिसे विश्वास स्वरूपम भी बोलते हैं, ये महादेव की प्रतिमा है और ये गणेश टेकरी पहाड़ी नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भारत में किसकी है? संत रामानुजम हैदराबाद में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी एक पत्रिका थी मूक नायक और इन्होंने एक सभा का गठन किया था बहिष्कृत हितकारिणी और इसकी एक पुस्तक है जातियों का अंत। और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहे जुज का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मेरे साथियों, ये भैंसों की लड़ाई हुई है असम में। मोहे जुज भैंसों की लड़ाई और ये माघ बिहू फेस्टिवल में होती है और ये मोरी गांव असम में इसका आयोजन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस पर बैन लगा दिया था। अब ये 9 साल बाद पुनः स्टार्ट हुई है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा। और असम के जो त्योहार है बिहू है, देहिंग पटकई है और गज उत्सव, जो कि काजीरंगा में हुआ था। जल्लीकट्टू ये सांडों की लड़ाई है और ये पोंगल त्योहार पर होती है और ये तमिलनाडु में स्थित है। कनुमा ये यहाँ इस फेस्टिवल में मवेशियों की पूजा की जाती है और ये तेलंगाना में होता है। देहिंग पटकई महोत्सव ये असम में होता है और देहिंग पटकई भारत का नवीनतम नेशनल पार्क भी है। थाईपुसम भगवान मुरुगन कार्तिकेय को समर्पित है और ये तमिलनाडु में होता है और इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। आगे देखिए, गुब्बारा फेस्टिवल। गुब्बारा फेस्टिवल तमिलनाडु कोयम्बटूर में मनाया जाता है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मेरे साथ ये केरल में हुआ है। कृत्रिम चट्टान परियोजना मछली उत्पादन को बढ़ावा देगी और ये विजिगम केरल बंदरगाह पर इसका आयोजन होगा और ये इसका जो मंत्रालय है वो मत्स्य पशुपालन है और जिसके मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। पानी में मनुष्य फूलों के आकार की चट्टानों का निर्माण करके मछलियों को संग्रहित करने का काम करेंगे। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो मेरे साथियों, इससे आग्नेय चट्टान, जिसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टान, जिसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, रायोलाइट बोला जाता है। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे दक्षिण भारत में रेगुर मिट्टी बोलते हैं, जो कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। और काली मिट्टी का रंग टिटेनी फेरस के कारण काला रंग होता है। परतदार चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान, जिसमें सर्वाधिक जीवाश्म पाया जाता है। और ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? निस। तथा निस का रूपांतरित रूप क्या होता है? शिस्ट होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मेरे साथियों ये ऐप लॉन्च हुआ है ई साक्षी ऐप। MPLADS मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो मेरे साथियों पेपरलेस प्रशासन के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप का निर्माण मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के द्वारा किया गया है और मेरे साथियों MPLADS की स्थापना हुई थी 1993 में और हर सांसद को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और ये जो फंड दिया जाएगा ये नॉन लैप्सिबल होगा। और मेरे साथियों लोकसभा का जो सांसद होगा वो लोकसभा क्षेत्र में पैसे खर्च करेगा और राज्यसभा का सांसद उस राज्य में पैसे खर्च करेगा। अगर कोई सांसद राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है तो वह पूरे देश में किसी भी राज्य में पैसे खर्च कर सकता है। आगे देखिए, नया संसद भवन 28 मई 2023 वीर सावरकर जयंती पर और मंत्री की संख्या 91 संविधान संशोधन के अनुसार 15% जबकि दिल्ली में 10%। PM ग्राम सड़क योजना ये 25 दिसंबर 2000 को योजना चलाई गई थी और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 जो कि वैक्सीनेशन से संबंधित है। हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? तो मेरे साथियों ये जारी की है शिक्षा मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइन क्या है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नामांकन नहीं होगा। कोचिंग के द्वारा भ्रामक वादे नहीं किए जाएंगे। कोचिंग के द्वारा सिलेक्शन, अच्छे अंक और अच्छे रैंक की गारंटी नहीं दी जाएगी। अपराध दोषी टीचर को कोचिंग में नहीं रखा जाएगा। टीचर और ट्यूटर की न्यूनतम क्वालिफिकेशन स्नातक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोचिंग में मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। बिना साइकोलॉजिस्ट एडमिशन नहीं होगा। टीचर की योग्यता, सिलेबस और उस सिलेबस को कितनी अवधि में पूरा करेगा और उसकी फीस कितनी होगी ये वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए। अगर विद्यार्थी कोचिंग बीच में छोड़कर चला जाता है तो कोचिंग मेस या हॉस्टल की फीस वापस की जाएगी। अगर कोचिंग संस्थानों के द्वारा इन गाइडलाइनों का पालन नहीं हुआ तो 1 लाख जुर्माना और साथ ही कोचिंग का पंजीकरण रद्द किया जाएगा। एप्पल वर्ष 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर बना शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता। तो मेरे साथियों आपके लिए मोटिवेशनल जो आपको दृढ़ निश्चय और ऊर्जावान बनाएगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मेरे साथियों ये आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।